दोस्तों, अगर आप ट्रायंगल के टॉपिक को स्किप करने की सोच रहे हो, तो आप अपने सिलेक्शन से दूर हो रहे हो और मैं जानता हूं कि आपको इस बार एसएससी में ज़रूर सिलेक्शन लेना है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रायंगल। आज आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आज हम देखेंगे ट्रायंगल के बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, जिनके बिना ज्योमेट्री को नहीं समझा जा सकता। तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल न्यू विनर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम देखेंगे ट्रायंगल के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो कोई भी एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो तीन इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलकर बनता हो, उसे कहते हैं हम ट्रायंगल। ठीक है। इसके अंदर देखो, ट्राई, ये जो ट्रायंगल का फर्स्ट वर्ड है ट्राई, इसका मतलब होता है थ्री। इसमें हमें देखना है कि इसमें थ्री साइड्स होती हैं, थ्री एंगल्स होती हैं और थ्री वर्टिसेस होती हैं। किसी भी ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती हैं, यानी कि 1 2 एंड 3 ये वाली, और थ्री एंगल्स होते हैं, तीन कोण होते हैं, 1 2 एंड 3, और तीन शीर्ष होते हैं, मतलब वर्टिसेस होते हैं। वर्स ये जैसे कि 1 ए बी सी, 1 2 3। वर्टिसेस हम कहते हैं जब कोई भी दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर आके मिलती है ट्रायंगल में या कहीं भी, तो उसे हम बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ इंटू में बेस इंटू में करस्पॉन्डिंग हाइट। यहाँ पे ये जो करस्पॉन्डिंग वर्ड है, इसको समझना बहुत जरूरी है। करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब है कि ये जो हाइट है, ये डिपेंड करती है कि आपने बेस कौन सा चुना है। देखो इस फिगर को समझो। ठीक है। इसकी हम तीन पॉइंट्स, मतलब ये मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड। तो एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एक्स वाई जेड। ठीक है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। इस ट्रायंगल में हम देखेंगे इसकी कितनी लाइंस हैं, साइड्स कितनी है। तो साइड, ये वाली साइड है, इसको नाम देते हैं हम ए। ये वाली साइड है, इसको नाम देते हैं हम बी। ठीक है, बी। ये वाली साइड है, इसको नाम देते हैं हम सी। ठीक है, सी। अब देखो, अगर हम बी लाइन ले रहे हैं, बी साइड को बेस मान रहे हैं इस ट्रायंगल का, जैसे ये है, तो इसके 90 डिग्री पर जो हाइट हमें मिलेगी इस ट्रायंगल की, ठीक है, वो होगी हमारी करस्पॉन्डिंग हाइट। इसको फिलहाल नाम देते हैं H2। ठीक है। ए पॉइंट से अगर हम 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करें, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये हमें हाइट देगा। कब? जब हम साइड ए मान लेते हैं, बेस क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इसको नाम फिलहाल हम देते हैं H1। ठीक है। ऐसे ही सी लाइन को देखो। इस सी लाइन पर, मतलब इस साइड को अगर हम बेस मान लें, इस साइड को ही अगर हम बेस मान लें, तो इसके हिसाब से ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी ये वाली। तो इसको हम देते हैं नाम H3। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा। ये हमें एक पॉइंट समझना है अब, कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हमेशा सेम होगा, चाहे हम अलग अलग तरीके से उसको फाइंड आउट करें, निकालें, सॉल्व करें। ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है एक्स वाई जेड का, वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन बेस अभी कौन सा ले रहे हैं हम, बेस ले रहे हैं हम ए। इसके लिए हमारी जो हाइट होगी वो कौन सी होगी, देखो ए साइड के लिए ये बेस हो गया, हमारी हाइट होगी H1, ये वाली जो साइड ए पर ही परपेंडिकुलरली बनी हुई है, तो ये होगी H1। देखो ये एक तरीका हो गया इसका ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से निकालें, तो एरिया तो सेम रहेगा ना, एरिया थोड़ी चेंज होगा, क्योंकि ट्रायंगल तो सेम है। तो हाफ इंटू में इस बार बेस हम ले रहे हैं साइड बी को। साइड बी को अगर हम बेस ले रहे हैं, तो हाइट कौन सी होगी, H2। कौन सी होगी, H2। तो H2 हमारी हाइट हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम इस बार बेस ले रहे हैं साइड सी को, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारी हाइट क्या होगी ट्रायंगल की, H3। ये H3 है, H3। तो H3। ठीक है। इन तीनों को इक्वल करने पर, मतलब वैसे तो तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, और ये क्या है, ये है एक कांस्टेंट वैल्यू। हम कभी भी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का क्या मतलब है, कांस्टेंट का मतलब है कि इसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, यानी कि एब्सोल्यूट नंबर ही इसका कोई होगा। जैसे कि 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो 81 है ये एक कांस्टेंट है ना, ये चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम दूसरा कांस्टेंट ले ले, सपोज करते हैं 724 मीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल के आता है, तो ठीक है, 724 क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल ही आएगी, है ना।
चलो अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो है, देखो अगर हम इस चीज को आगे सॉल्व करें, मैं ना एक इक्वेशन, एक चीज, एक वैल्यू निकालने वाला हूं जो आपको समझनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर जगह पे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब किसी भी कांस्टेंट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनेगा तो कांस्टेंट ही ना, मतलब उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। जैसे 81 का क्या हो जाएगा, 162 हो जाएगा, तो 162 भी क्या है अपने आप में, एक कांस्टेंट है ना। ऐसे ही इसका डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1448 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है 1440, ये भी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब हमारे पास एक टर्म निकल गया, एक वैल्यू निकल गई। चलो देखते हैं क्या है। अब क्या बचा हमारे पास, a इंटू में h1 इज इक्वल्स टू b इंटू में h2 इज इक्वल्स टू c इंटू में h3, है ना। ये सब इक्वल हो जाएंगे किसके, किसी भी एक कांस्टेंट के। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहां से एक रिलेशनशिप समझनी है बिटवीन द रेशियोज ऑफ द हाइट्स एंड द रेशियोज ऑफ द साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स। चलो अब देखते हैं। मान लो एक ना एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें आपको बोला हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स है a रेशियो b रेशियो c, इनकी वैल्यूज दे रखी है आपको 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अब इनके हाइट का रेशियो बताओ आप, क्या है h1 h2 h3, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो हाइट होती है, हाइट का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइड्स के रेशियो के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल्स टू 1/h1 रेशियो 1/h2 रेशियो 1/h3। ये जो इक्वेशन है ये बनती है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है वो है कि यहाँ पे रेशियोज की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की गई है, इनके आपस के बीच में जो रेशियो बन रहा है उसकी, इनकी एब्सोल्यूट जो वैल्यू है उसकी बात नहीं की गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमें मान लो ए साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो इसका ये कतई नहीं होगा कि हाइट जो होगी ये 1/3 होगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हमें यहाँ पे रेशियो दिया गया है कि a रेशियो b रेशियो c अगर 3 रेशियो 4 रेशियो 5 है, तो इनकी जो हाइट का रेशियो होगा h1 रेशियो h2 रेशियो h3 इज इक्वल्स टू होगा 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ये। बट आपको हो सकता है कि डायरेक्ट ऐसे ना दिया हो, तब उस केस में आपको क्या दे रखा होगा, तब आपको दे रखी होंगी वैल्यूज इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्योंकि रेशियो तो सेम है। ठीक है, इनको कंप्लीट वैल्यू में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके। 3 4 5 इनका एलसीएम क्या बन के आएगा, इनका एलसीएम बनेगा 60। तो अगर इसको 60 से हम मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे को, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, तो ये हो जाएगा हमारा 20 रेशियो, क्योंकि देखो 3 से 20 कटेगा, 60 कटेगा 20 टाइम्स, 4 से 60 कटेगा 15 टाइम्स पे, 5 से 60 कटेगा 12 टाइम्स पे, तो 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ये ऑप्शन में आंसर दे रखा होगा, तो ये आंसर होगा। देखो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और ये इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी आपको समझा दिया है कि ये बहुत जरूरी है। और इस वाली गलती का, इस वाली मिस्टेक का ध्यान रखना कि ये रिलेशनशिप हमारा रेशियो को दिखाता है, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यूज को। अगर हमें एक साइड गिवन है तो उससे हम हाइट ऐसे ही नहीं निकाल लेंगे कि 1/h1 कर दिया तो हाइट आ जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा वो। ठीक है, ये रेशियो की बात की गई है, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू की। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कि साइड के, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के त्रिकोण या त्रिभुज होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला टाइप आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल आप सुनो या पढ़ो, तो उसमें याद रखना कि तीनों साइड तो इक्वल होती ही होती है, बट तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, मतलब तीनों ही इक्वल होते हैं। अब देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में जो उसके सारे एंगल्स होते हैं, उसका जो सम होता है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब तीनों ही जो एंगल है वो इक्वल है, तो इनका
इनकी वैल्यूज कितनी होगी 180 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि हर एक की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना 60 डिग्री। कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो, हमेशा ये समझ जाना आपकी इसके जो एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के एंगल है, और साइड तो इक्वल होंगी ही होंगी। चलो नेक्स्ट टाइप का ट्रायंगल देखते हैं। अब है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ये हमें समझना है। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि इसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है, कोई भी दो भुजाएं बराबर होती है, कोई भी दो। इस ट्रायंगल को देखो, ए बी, मतलब ए बी एंड सी। ठीक है, ये ट्रायंगल हमें गिवन है, और साइड जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। अब इसमें आपको समझने वाली जो बात है वो ये है कि जो साइड्स इक्वल होंगी, उन दोनों साइड्स के सामने वाले जो एंगल हैं वो दोनों भी इक्वल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं तरीके के पॉइंट से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने आपको कैसे, देखो मैंने क्या बताया अभी आपको कि अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, एंगल ए, ये एंगल बी, ये सी। ठीक है, इसमें क्या है, अगर उसने बोला है कि ए सी और ए बी बराबर है, तो मैंने आपको अभी समझाया कि जो साइड्स इक्वल हैं उनके सामने वाले जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। चलो अब हम देखेंगे स्केलिन ट्राइंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। देखो आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन साइड्स इक्वल थी, और इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती, मतलब सब अलग अलग होती है। वन इज नॉट इक्वल टू सेकेंड, नॉट इक्वल टू थर्ड, ऐसा होता है इसमें। और अगर तीनों साइड्स अलग अलग हैं इस ट्रायंगल में, देखो ये साइड अगर हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लो कि ये 3 है, ये 5 है और ये 6 है सपोज। ठीक है, तो इस केस में हमें तीनों साइड्स अलग अलग दिख रही है, और जैसे ही तीनों साइड्स अलग अलग होंगी तो इनके एंगल भी जो बन रहे हैं ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल भी एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब हम देखेंगे कि हमने जो कोण, मतलब ट्रायंगल को बाइफरकेट किया है, मतलब उसको अलग अलग किया है, किस बेस पे। अब हम देखेंगे एंगल्स के बेस पे ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखें एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। मतलब ये ट्रायंगल कैसा है, एक एक्यूट एंगल वाला, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज में एक कोण कैसा होगा, न्यून होगा। न्यून मतलब 90 डिग्री से कम। यहां पे 90 डिग्री से एक नहीं, सारे ही ट्रायंगल क्या होंगे 90 डिग्री से कम। ठीक है, अब देखो न्यून कोण हम कहते हैं जब कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है, एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री, तो हम बोलेंगे इसे कि ये क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इसके हर एक एंगल को 90 डिग्री से छोटा होना होगा, तब वो कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको याद रखना, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है कि इन तीन में से कोई एक कोण, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा। कोई भी एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझो कि अगर एक एंगल जैसे ये है, ये 90 डिग्री का है, और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल्स का जो सम होता है, ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। हमें पता है कि उसके अंदर जितने भी कोण है, तीनों कोणों का सम जो होता है वो टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। अब इस 180 में से एक कोण, एक जो एंगल है वो ऑलरेडी 90 डिग्री हो चुका है, तो कितना बचा, बाकी दो का सम कितना होगा, फिर बाकी दो का सम कितना होगा, यानी कि इसको अगर मैं ए बोलूं, इसको बी बोल देता हूं और इसको सी बोल देता हूं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है एंगल सी ऑलरेडी 90 डिग्री का है, तो जब ये 90 डिग्री का है तो उन दोनों को मिला के भी 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हमें देखना है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। इसमें देखना है कि कोई भी वन एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, मतलब इसमें ये कह रहा है कि कोई भी एक एंगल ऐसा जरूर होगा ट्रायंगल में जो 90 डिग्री से ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, कितना, 90 डिग्री से बड़ा होगा। यहाँ पे एंगल ए जो है वो क्या है, ए जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है।
तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब आप बोलोगे कि इनके नाम याद करना जरूरी है, तो हाँ बिल्कुल जरूरी है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ना आपको नाम दे दिया जाता है कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी एक साइड कोई एक एंगल ये है और दूसरा इसी के रिस्पेक्ट में कुछ बता देंगे, जैसे इसको अगर हम x मान ले तो ये बोलेंगे 3x + 40 है, ऐसे करके। तो अब आपको बताना है कि तीसरा वाला क्या होगा, थर्ड एंगल क्या होगा, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज की सर्वांग समता, ठीक है। सर्वांग सम होना एक प्रॉपर्टी है, कॉन्ग्रुएंसी एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, कि कभी भी किस मतलब दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट, मैं इस वर्ड को कॉन्ग्रुएंट बोल के ही चलूंगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट बोल के ही चलूंगा, तो आप समझ जाना वो सर्वांग समता की भी बात हो रही है। कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब उनके सेम, मतलब उनके जो साइज है और शेप है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब साइज भी एक जैसा है उनका दोनों ट्रायंगल का, और शेप भी एक जैसी है उन दोनों ट्रायंगल की। अच्छा, अब इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी। ये जो है ना, ये है हमारा सर्वांग सम इस ट्रायंगल के। कैसे, अब हमें ये देखना है। तो देखो ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ये सर्वांग सम है, ये इसका सिंबल होता है, ये सर्वांग सम है दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। वो क्यों है अब देख लेते हैं। देखो हमें दे रखा है कि एंगल जो है, ये वाला एंगल एक लाइन है, इसकी भी एंगल ए की एक लाइन है, मतलब एक एंगल दे रखा है, वही एंगल पी का भी है। इस ट्रायंगल में पी एंगल भी सेम है, एंगल बी सेम है एंगल क्यू के, एंगल सी सेम है एंगल आर के, है ना, बराबर बराबर दिखा रखा है ना। इसके अलावा ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब जो साइड की लेंथ है, वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। वहीं पे पी और आर के बीच में भी वही लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ए और बी के बीच में है 4.5 सेंटीमीटर, ऐसे ही पी और क्यू के बीच में है 4.5 सेंटीमीटर सेम। बी और सी के बीच में है 5 सेंटीमीटर, और वहीं पे क्यू और आर के बीच में भी है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखो ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस ट्रायंगल के ऊपर, ट्रायंगल ए बी सी के ऊपर अगर ट्रायंगल पी क्यू आर को रख दें, ध्यान से सुनो, इस ट्रायंगल के ऊपर इस ट्रायंगल को रख दें, लेकिन एंगल ए के ऊपर एंगल पी को रखें, एंगल बी के ऊपर एंगल क्यू को रखें, और एंगल सी के ऊपर एंगल आर को रखें, तब ये हमारा कॉन्ग्रुएंट बनेगा। मतलब क्या होगा, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को इस प्रकार ढक लेगा कि हमें नीचे वाला ट्रायंगल दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये होता है सर्वांग सम होना। बट अगर आप मुझसे कहो कि सर एक बात बताओ, ए बी सी इसी ट्रायंगल के क्यू आर पी, मतलब ऐसे वाला एक ट्रायंगल जो ये बन रहा है, इस ट्रायंगल के इक्वल नहीं है, मतलब इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेगा, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो हमने ए से शुरुआत की और यहां पे शुरुआत की है क्यू से, तो एंगल ए एंगल क्यू के बराबर नहीं है, ठीक है। और जब ये इसके बराबर नहीं है, तो जब इसको ऊपर ढकोगे तो ये कुछ ऐसे करके डिजाइन बन जाएगा, ऐसे करके ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये इक्वल तो नहीं बनेगा, ये क्या मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेगा। यही चीज समझनी है आपको कि उसके लिए एंगल भी सेम होना चाहिए, क्या बोलते हैं, साइड जो है वो भी सेम होनी चाहिए, दूसरी साइड भी सेम होनी चाहिए, तीसरी भी। कुल मिला के आपका जो फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट ट्रायंगल है, उसको दूसरा ट्रायंगल एकदम पूरे तरीके से ढक ले, और फर्स्ट ट्रायंगल को अगर सेकंड के ऊपर रखे तो सेकंड वाले को भी फर्स्ट ट्रायंगल पूरी तरीके से ढक दे, ठीक है, ऐसे कि दिखाई ना दे कि ये दो ट्रायंगल है कि एक, ऐसे वाला। तब हम बोलते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल्स, ठीक है। जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी के, लेकिन ट्रायंगल क्यू आर पी कॉन्ग्रुएंट नहीं है ट्रायंगल एबीसी के, ठीक है, नहीं हो सकता। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है, यही एक अच्छा पॉइंट था जो आपको समझने के लिए था। चलो अब देखते हैं इसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, सर्वांग सम है या नहीं है, ठीक है। चलो सबसे पहला रूल कहता है SAS, इसका मतलब है साइड एंगल साइड, मतलब कि एक साइड एक ट्रायंगल की वो दूसरे ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल होनी चाहिए, दूसरा दूसरी साइड इस ट्रायंगल की वो दूसरे ट्रायंगल की दूसरी साइड के इक्वल होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है
वो एंगल भी सेम ही होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है ई डी एफ, जो भी है, ठीक है। तो हमें देखो एंगल सी के ऊपर अगर एंगल डी को रखते हैं हम, तो ये कॉन्ग्रुएंट बनेगा, ठीक है। अब कैसे बनेगा, देखो एक साइड 10 सेंटीमीटर है, और यहां पे भी डी की एक साइड 10 सेंटीमीटर है, एक दूसरी साइड है जो 8 सेंटीमीटर है, यहां पे भी डी से ही निकलने वाली दूसरी साइड है जो 8 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये दोनों लाइन जो एंगल बना रही है वो 45 डिग्री है। इस ट्रायंगल में भी जो दोनों साइड्स इस ट्रायंगल को बना रही हैं बीच में, इसको, ये भी क्या है, 45 डिग्री, यानी कि इनकी दो साइड्स इक्वल है, और उन साइड्स के बीच वाला जो एंगल है वो भी सेम है, वो भी इक्वल है। तो ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब ये वाला फिगर देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1, ठीक है, और ट्रायंगल 2, ये दोनों भी क्या है, सर्वांग सम है। कैसे, अब देखते हैं, चलो। इसमें हमें दे रखा है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है भाई, बिल्कुल इक्वल है। अब चलते हैं आगे, देखो जो साइड ए बी है वो भी तो इक्वल है ना, क्योंकि वो इस वाले ट्रायंगल की साइड भी है और इस वाले ट्रायंगल की भी। अगर वो कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की, तो वो इक्वल हुई दोनों के लिए। अब इन दोनों इक्वल जो साइड्स हैं रिस्पेक्टिवली अलग अलग ट्रायंगल में, उन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो भी इन्होंने क्या दिखा रखा है, सेम। अगर सेम है तो ये क्या है फिर, कॉन्ग्रुएंट। क्या है ये, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा रूल है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का, वो है ए एस ए। क्या है, ए एस ए। इसका क्या मतलब हुआ, एंगल साइड एंगल, ठीक है। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो। इसका मतलब ये देखो दो ट्रायंगल है, ठीक है। हमें यह पता है कि एंगल एल इक्वल है एंगल ओ के 30 एंगल एन इक्वल है एंगल क्यू के 53 डिग्री दोनों बराबर है। और इन दोनों एंगल के बीच में जो साइड है 4.5 सेंटीमीटर की है इस ट्रायंगल में, और यहां भी दोनों एंगल के बीच में जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर की है, 4.5 सेंटीमीटर की। तो ये दोनों भी इक्वल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम। और सर्वांग सम का क्या मतलब है कि अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखा जाए, जो जो चीज बताई है वो चीज वहीं पे, जैसे एन क्यू के ऊपर, एल ओ के ऊपर, ठीक है, अगर इस तरीके से रखी जाए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, यानी कि नीचे वाला ट्रायंगल नहीं दिखाई देगा। और ऐसे ही अगर ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर रखा जाएगा इसी तरीके से, तो ये भी छुपा लेगा उसको पूरे तरीके से, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स में दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं, दोनों ट्रायंगल में अगर उनकी तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं, इस ट्रायंगल की तीनों साइड उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बराबर हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। फिर से चलो अब देखते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है एबीसीडी और एक ट्रायंगल है ई एफ डी डी एफ। इसमें एक साइड है 6 सेंटीमीटर, एक है 7 सेंटीमीटर, एक है 8 सेंटीमीटर की। ऐसे ही इस ट्रायंगल में भी एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 7 सेंटीमीटर और एक है 8 सेंटीमीटर की। तो ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एक इस ट्रायंगल को इसके ऊपर ऐसे रख देंगे तो ये ढक जाएगा, ऐसे ही अगर इसको इसके ऊपर रख देंगे तो ये वाला ट्रायंगल भी ढक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, और ये है चौथी प्रॉपर्टी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और समझने की जरूरत है इसको, आपको देखो ध्यान से सुनो इसे। आर एच एस, इसका मतलब हो गया, फर्स्ट आर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, एच का मतलब हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब कर्ण, और एस का मतलब हो गया साइड। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में होने चाहिए, जैसे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी कि एक एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज दोनों की इक्वल होनी चाहिए। देखो कर्ण मतलब कि हाइपोटेन्यूज, देखो ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। और एक कोई सी भी साइड, तो देखो ये 4 सेंटीमीटर है और ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है। तो इसे इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। अब हम चलते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में, त्रिभुजों की समरूपता। यहाँ पे क्या क्या हमें गिवन है इस फिगर में, ये बोल रहा है कि ये एंगल बी जो है, मतलब एंगल बी जो है, एंगल बी इज इक्वल टू है एंगल ई के, किसके, एंगल ई के। ऐसे ही हमें एंगल ए
60 डिग्री दे रखा है और एंगल डी दे रखा है हमें किसके इक्वल, 40 डिग्री है। देखो 80 और 80 इक्वल है और यहाँ पे 60 और 40 है, तो हम इस वाले फिगर को देखते हैं पहले। 80 हमें पता है कि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर कोई एक एंगल हमारा 80 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना, कि हमारा तीसरा एंगल कितना है, 80 प्लस 60 140। 180 में से अगर हम 140 को माइनस कर देंगे तो हमारा थर्ड एंगल आ जाएगा, जो कि हमारा 40 डिग्री। जैसे ही 40 डिग्री आया सी, वैसे ही हमें पता चल गया ये तो एंगल डी के इक्वल है ना, तो एंगल डी के इक्वल है एंगल सी, है ना। अब देखो इस वाले फिगर में सेम, इस वाले ट्रायंगल में अब हम देखते हैं 80 प्लस 40 120, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। हमें ये पता है कि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री और इन दोनों का 120 है, तो तीसरे वाले का क्या होगा, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। और जैसे ही हमें ये पता चला कि ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री है, हमें पता चल गया कि एंगल एफ जो है एंगल ए के इक्वल है ना, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ। तो इस फिगर से हमें क्या पता चला कि तीनों ही ट्रायंगल के एंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं वो क्या है, सेम है, ठीक है, सेम है। तो क्या होगा ये, सिमिलर, क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब ये फिगर देखो, ये वही फिगर है, ठीक है। अब इसमें ना वैल्यूज हमने ऐड कर दिया है, तो अब देखते हैं, ये दो ट्रायंगल हमें गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हमें क्या गिवन है, एंड एंगल ट्रायंगल डी ई एफ। अब हम देखते हैं कौन सा क्या है। देखो एंगल ए इक्वल है, देखते हैं किसके, एंगल बी किसके इक्वल है और एंगल सी किसके इक्वल है। एंगल ए है हमारा 40 डिग्री और ये इक्वल है हमारे एंगल डी के, किसके, एंगल डी के, एंगल डी के। ऐसी एंगल बी है हमारा 30 डिग्री और ये है एंगल ई के बराबर, एंगल ई। ऐसी एंगल सी है हमारा 110 डिग्री और ये इक्वल है एंगल एफ के, जो कि है 110 डिग्री, एंगल एफ। यानी कि ये सिमिलर तो है, हमें पता चल गया कि तीनों एंगल अगर सेम है तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं दोनों, ठीक है। और सिमिलर ट्रायंगल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, इसके साइड्स का रेशियो सेम होता है, साइड्स का रेशियो सेम होता है ना। चलो अब देखते हैं साइड क्या क्या है, यानी कि साइड सबसे पहले ले लेते हैं ए बी, किसके, इसका रेशियो बनाते हैं हम किससे, डी ई से। ए बी डिवाइड बाय डी ई, मतलब रेशियो हो गया ना, दोनों दो साइड का रेशियो, ये इनकी बाकी साइड्स के रेशियो के इक्वल है। तो बी सी इक्वल हो जाए, बी सी डिवाइडेड बाय किस, क्या हो जाएगा, ई एफ। ऐसे ही सी ए डिवाइड बाय हो जाएगा किसके, एफ डी के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो ए बी कितना है, 7 सेंटीमीटर, डी ई कितना है, 14 सेंटीमीटर, बी सी कितना है, देखो 5 सेंटीमीटर, ई एफ कितना है, ये रहा 10 सेंटीमीटर, सी ए कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये रहा, और एफ डी कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये 3 है, एफ डी कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज देखो, इन सबको अगर आप डिडक्ट करोगे, वो कट करोगे ना, तो ये आपका आंसर आएगा 1/2, यानी कि ये 1/2 का रेशियो फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ट्रायंगल एबीसी में, अगर ट्रायंगल एबीसी में कोई भी साइड 4 है तो वही साइड, मतलब ट्रायंगल डी ई एफ में 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 2, ये रेशियो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, इसलिए कहते हैं ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सिमिलैरिटी ट्रायंगल की बहुत जरूरी है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आने वाले टाइम में, ठीक है। इसी वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं आगे चल के इसी टॉपिक में। चलो अब देखते हैं हम इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, क्या है ये, समकोणीय त्रिभुज। इसका क्या मतलब होता है, ये बोल रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसी भी दो ट्रायंगल के इक्वल हों तो उन्हें हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, समकोणीय त्रिभुज कहते हैं हम उन्हें, क्या कहते हैं, समकोणीय त्रिभुज। देखो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसकी मतलब इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत चीजें आप समझोगे और बहुत सारी चीजें आपके काम आएंगी जो आगे चल के आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन।
जिनके बिना आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम भी लगेगा और कई बार वो नहीं भी हो पाएंगे। तो अब देखो, अभी अभी हमने क्या सीखा कि सिमिलैरिटी अगर है ट्रायंगल्स के बीच में तो उनकी साइड का जो रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, वो इक्वल होता है। ठीक है, वही रेशियो इक्वल होगा उनके हाइट के रेशियो में भी। ठीक है, मतलब कि अगर साइड ए है किसी भी उसकी ट्रायंगल की और वो दूसरे ट्रायंगल की साइड डी के इक्वल है, मतलब रेशियो अगर निकाल रहे हैं ए रेशियो डी है, तो वो इसके H1 रेशियो H2 के भी मतलब इक्वल होगी। चलो मैं अभी आपको करके दिखाता हूं थोड़ी देर में। उनका जो एंगल बाइसेक्टर है उसकी लेंथ भी सेम ऐसे ही इक्वल होगी रेशियो में। एंगल बाइसेक्टर के रेशियो की भी सेम वैल्यू होगी। ऐसे ही मीडियन भी उन दोनों ट्रायंगल की अगर हम निकालते हैं मीडियन, तो वो भी उसका रेशियो भी सेम होगा। R1 अपॉन R2 ये होती है हमारी इन सर्कल रेडियस। क्या बोलते हैं इसे? इन सर्कल रेडियस। ठीक है, ये भी क्या होगी? बिल्कुल सेम रेशियो में होंगी। ऐसे ही कैपिटल R1 डिवाइड बाय कैपिटल R2, यानी कि इसको बोलते हैं हम सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस का रेशियो भी सेम ही होगा। जो रेशियो अब तक चला आ रहा है ना, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पर भी यहां पे, वही यहां पे भी चलेगा, सेम रेशियो। इसके अलावा दोनों ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो भी सेम रेशियो को फॉलो करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद करने के लिए। आपको इन सर्कल रेडियस और सरकम रेडियस समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको ये समझाऊंगा, आगे के टॉपिक्स में ये आएगा। फिलहाल के लिए आप ये मान लो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल की जो रेडियस होती है उसे हम बोलते हैं इन सर्कल रेडियस। क्या बोलते हैं? आर, स्मॉल आर। लेकिन वहीं पे कोई सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल है तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी ये, ठीक है, इसको बोलेंगे कैपिटल आर। इसे बोलते हैं सरकम रेडियस। ठीक है, तो खैर मैं ये आपको आगे सिखाऊंगा, अभी फिलहाल आप इस चीज को याद कर लो। ठीक है, अब तक हमने इतना कर लिया, हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि हाइट का रेशियो जो है वो साइड के रेशियो के बराबर है, ये हम जानते हैं। तो क्या हम हाइट की जगह पे भी साइड की वैल्यूज लिख के हम ये प्रूव कर सकते हैं जो हमने नीचे लिखा हुआ है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल्स टू ये ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन में ई एफ का होल स्क्वायर, सी ए अपॉन में एफ डी का होल स्क्वायर। क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इस फिगर में हमें समझने वाली बात क्या है, ये देखो हाफ तो कट जाएगा, बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है दोनों ट्रायंगल का। इसकी साइड यहां पे ले ली और इस वाले ट्रायंगल की साइड यहां ले ली, बेस। उस बेस के रिस्पेक्ट में जो हाइट बनती वो हमने यहां ले ली H2, और इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में जो हाइट बनती, मतलब इस बेस के रिस्पेक्ट में, वो हाइट ले ली हमने, है ना। फॉर्मूला सही है? बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब अभी देखो मैं पहले ना इसकी हाइट बना दूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये है हाइट, ये है H1, और वहीं पे अगर इसके लिए भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, ठीक है, तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी H2। ठीक है ना। चलो अब मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे होगा। एरिया हमें पता लग गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। हमें पता है कि AC अपॉन में DF किसके इक्वल है? हाइट 1 अपॉन में हाइट 2 के, है ना। ये रेशियो इक्वल है ना दोनों के। तो अब देखो क्या हम H1 H2 की जगह पर ये लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे AC इंटू में AC, क्योंकि H1 की जगह AC लिख रहे हैं हम, DF इंटू में H2 की जगह भी क्या लिखेंगे? ये वाला DF। इसका मतलब ये हो गया AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? मतलब साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर रेशियो यहाँ पे 1:2 है, मतलब अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 14 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 5 है तो ये 10 है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर एरिया का हम रेशियो चेक करें, दोनों का, दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो चेक करें तो आएगा, देखो फर्स्ट का 1 अपॉन में 2, ये रेशियो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा हर जगह पे, है ना। क्योंकि अगर ये 7 है तो ये 14 है, तो 7/14 का रेशियो बन रहा है, 7/14 मतलब 1/2। इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना का आएगा? 1:4। यानी कि इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया अगर 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर छोटे वाले का होगा मान लो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बड़े वाले का होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, इस तरीके से हमें इनके एरियाज के रेशियो की भी वैल्यू पता चलती है। तो ये वाला जो आपके लिए स्लाइड है, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो, ठीक है, खासकर ये वाली चीजें, ये बहुत जरूरी है। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट होना है तो, या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले दिनों में आपके पास बहुत सारा कंटेंट होगा इस चैनल पे। थैंक यू।